एनसीईआरटी कहती है इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो ऑर्गेनिज्म की लेवल पे जो इकोलॉजी है वो क्या है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। तो हम जानते हैं इकोलॉजी किसे कहते हैं। इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म की उसके इन्वायरमेंट के साथ स्टडी, ऑर्गेनिज्म के उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन और रिलेशनशिप, रिश्ता क्या है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। और इन्वायरमेंट में दो चीज़ें आती है, एक तो एबायोटिक फैक्टर और एक होता है बायोटिक फैक्टर। एक एबायोटिक फैक्टर और एक होता है बायोटिक फैक्टर। मतलब ऑर्गेनिज्म की रिलेशन की स्टडी किसके साथ? एबायोटिक फैक्टर के साथ। और ऑर्गेनिज्म की रिलेशन की स्टडी बायोटिक फैक्टर के साथ, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इकोलॉजी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि इकोलॉजी जो होगी वो कैसी होगी? एक्सटर्नल स्टडी। लेकिन फिजियोलॉजी तो एक इंटरनल स्टडी है। तो फिर एनसीईआरटी ने इसको फिजियोलॉजिकल स्टडी क्यों कह दिया ऑर्गेनिज्म के लेवल पे? तो इससे एक कहानी समझते हैं। एक मछली की कहानी मछली जल की रानी है। हमने बोला एक फ्रेश वाटर में मछली रहती थी, उसको मैंने बोला ये फ्रेश वाटर में मछली रहती थी, फ्रेश वाटर। इसको मैंने इस फ्रेश वाटर से, इस मछली को मैंने इस फ्रेश वाटर से अगर मैंने कहाँ डाल दिया? मैराइन वाटर में डाल दिया, समुद्र में लेके डाल दिया उसको तालाब से, तो ये क्या हो जाएगी? मछली मर जाएगी? नहीं, मर भी सकती है, बच भी सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर ये मछली के पास ये एबिलिटी है कि अपने सॉल्ट कंसंट्रेशन को ये मेंटेन कर पाए तो ये सरवाइव कर जाएगी, और ये मेंटेन नहीं कर पाई तो ये मर जाएगी। मतलब हमने बोला अगर ये ऑस्मो रेगुलेशन कर पाई, तो ये बच जाएगी, लेकिन अगर ये नहीं कर पाई तो ये मर जाएगी। यहाँ पे ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है यही क्या है? फिजियोलॉजी है। ऑस्मो रेगुलेशन करना इस फिजियोलॉजी। इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला कि ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जो इकोलॉजी है वो क्या है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो एनसीईआरटी हमसे बोल रही है कि ये इकोलॉजिकली रिलेवेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इसको एक बार से बात बोल रही है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इकोलॉजिकली रिलेवेंट का मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी टेम्परेचर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर क्यों बोल रही है? हमको पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या को अफेक्ट करता है? टेम्परेचर बेसिकली अफेक्ट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी। टेम्परेचर मेनली किसको अफेक्ट करेगा? एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर बेसिकली अफेक्ट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो हमको पता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, तो जो एंजाइम होंगे वो क्या हो जाएंगे? डीनेचर। एंजाइम क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे। और अगर टेम्परेचर बहुत ही कम है तो एंजाइम क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। एंजाइम गेट इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर ने किसको अफेक्ट किया? मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट किया, एंजाइम को अफेक्ट किया। मतलब टेम्परेचर ने किसको अफेक्ट किया? मेटाबॉलिक एक्शन को, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट किया। और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट किया मतलब टेम्परेचर ने ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट किया। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर क्या करता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कौन सी स्पीसीज कहाँ मिलेगी, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा। और इसीलिए एनसीईआरटी ने टेम्परेचर को इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर कहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर कहा है।
वाटर इज another most important factor influencing the life of the organism. तो टेम्परेचर के बाद वाटर इज द मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, लाइफ को अफेक्ट कर रहा है वाटर। कैसे? बाय अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ना, प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहा है, और प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से ये लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली वाटर में हम क्या मेज़र करते हैं? सॉल्ट कंसंट्रेशन मेज़र करते हैं, एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सैलिनिटी। सॉल्ट कंसंट्रेशन को किसके रेस्पेक्ट में मेज़र करते हैं? सैलिनिटी के रेस्पेक्ट में सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं। और सैलिनिटी को मेज़र किया जाता है पीपीटी में, मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड से मेज़र किया जाता है सैलिनिटी को। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है अपने पास जो इनलैंड वाटर होता है, इनलैंड वाटर का मतलब है नॉर्मल फ्रेश वाटर, और नॉर्मल फ्रेश वाटर में अपने पास कंसंट्रेशन कितना है? नॉर्मल फ्रेश वाटर में सॉल्ट का 5% इनलैंड वाटर 5% कंसंट्रेशन है इनलैंड वाटर में। इसका मतलब क्या है? 5% का मतलब है अपने पास 1000 मॉलिक्यूल्स में 5 मॉलिक्यूल्स तो किसके हैं? 5 मॉलिक्यूल्स तो सॉल्ट के हैं, और जो 995 मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं? वाटर के। उसी प्रकार एनसीईआरटी ने बोला कि जो 30 to 35% ये कंसंट्रेशन 30 to 35% है। कहाँ पे? ये कंसंट्रेशन 30 to 35% है सी वाटर में, और ये 100% से भी ज़्यादा है हाइपर सलाइन लगून्स में। लगून्स का मतलब होता है झील, और हाइपर मीन्स ज़्यादा, जहाँ पे ऐसे लगून्स जहाँ पे क्या है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन 100 से भी ज़्यादा है, उनको हाइपर सलाइन लगून्स बोलते हैं। आपने सुना होगा मृत सागर मतलब डेड सी, और डेड सी में हमने क्या बोला कि जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे इंसान डूबता है नहीं है, इसे तो क्या बोला मैंने? मृत सागर, डेड सी, ग्रेट सॉल्ट लेक, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों, है ना, जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, हाइपर सलाइन लगून्स हैं। और इसी के बेसिस में हम ऑर्गेनिज्म को दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सके, जिसको हम क्या बोलेंगे? यूरी मतलब ज़्यादा रेंज ऑफ सैलिनिटी को जो टॉलरेट कर सके, और एक होता है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर जो टॉलरेट कर सके। हमने बोला जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में जो रहते हैं उनको स्टीनोहेलाइन। तो ऐसे याद रखेंगे, एन से एन मिलाएंगे आंसर पाएंगे, एन से एन मिलाओ और आंसर पाओ। यूरी में एन है ही नहीं, तो स्टीनो एन से एन मिलाओ आंसर पाओ। नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में कौन पाया जाता है? स्टीनोहेलाइन। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में कौन पाया था? यूरी, स्टीनोहेलाइन, नैरो स्टीनो। पेज नंबर 225, माइग्रेशन और सस्पेंशन की बात करते हैं। तो कहानी कैसी है? कहानी कुछ ऐसी है कि जब एडवर्स कंडीशन आता है तो जो ऑर्गेनिज्म है उसको सरवाइव करने के लिए, उसके पास सरवाइव करने के 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला वो क्या शो करता है? वो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन शो करता है। सबसे पहला वो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन शो करेगा। अगर वो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन से काम नहीं चल रहा तो वो क्या शो करेगा? फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन शो करेगा। और अगर फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन से भी काम नहीं चल रहा तो वो क्या शो करेगा? बिहेवियरल एडाप्टेशन करेगा। क्या शो करेगा? बिहेवियरल एडाप्टेशन। और जो बिहेवियरल एडाप्टेशन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नहीं, बिहेवियरल एडाप्टेशन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है माइग्रेशन और एक तो होता है सस्पेंशन।
माइग्रेशन का मतलब है कि जिस एरिया में तुम थे जहां एडवर्स कंडीशन है वो एरिया को छोड़ के चले जाओ, मतलब एरिया एस्केप कर जाओ। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? माइग्रेशन में एरिया एस्केप होगा। माइग्रेशन में एरिया क्या होगा? एस्केप होगा, एरिया एस्केप। और सस्पेंशन में क्या होता है? उसी जगह पे रहो लेकिन समय को तुम काट लो, समय को स्केप कर लो। किसमें? सस्पेंशन में क्या होता है? टाइम स्केप होता है। सस्पेंशन में टाइम स्केप होता है और माइग्रेशन में एरिया स्केप होता है। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल जो माइग्रेशन का एनसीईआरटी देती है वो फेमस साइबेरियन क्रेन जो होते हैं, जो कि साइबेरिया से केवलादेव नेशनल पार्क में माइग्रेट कर जाते हैं। और केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में लोकेटेड है। पहले ये बताओ कि जो साइबेरियन क्रेन थे वो क्यों वहाँ से यहाँ आए? वहाँ पे ज़्यादा ही ठंड होती है साइबेरिया में, तो वहाँ पे एडवर्स कंडीशन आए और इस एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए साइबेरियन क्रेन ने क्या किया? एरिया को एस्केप कर गया, एरिया को स्केप कर दिया, वहाँ से यहाँ आ गए। अब फिर जब वहाँ पे फिर से सब नॉर्मल कंडीशन आ जाएगा तो वापस चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया? माइग्रेशन का एग्जाम्पल। और सस्पेंशन जो होते हैं, सस्पेंशन, अब हमारे पास सस्पेंशन भी 3 तरह के होंगे। अब सस्पेंशन जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, या फिर एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है एस्टाइवेशन, एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है एस्टाइवेशन, एक होता है डायापॉस। एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है एस्टाइवेशन और एक होता है डायापॉस। तो हाइबरनेशन को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं विंटर स्लीप। हाइबरनेशन को हम क्या कहते हैं? विंटर स्लीप। और एस्टाइवेशन क्या बोलते हैं? समर स्लीप। गर्मी को अगर गर्मी के मौसम में हमको एस्केप करना है तो उसको एस्टाइवेशन कहते हैं। और डायापॉज का मतलब है, हमने इसको एनसीईआरटी एक और वर्ड लिखती है, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। एनसीईआरटी ने डायापॉज को एक अच्छे से लाइन दिया है, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट दैट इज नोन एज डायापॉज। सबसे नीचे लाइन लिखी है डायापॉज के लिए, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट इज डायापॉज। तो डायापॉज क्या है? स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ suspended development, stage of suspended development। तो एस्टाइवेशन है। डायापॉज कौन शो करता है? डायापॉज स्मॉल इंसेक्ट शो करते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो दिया है एनसीईआरटी ने वो जू प्लैंक्टॉन्स हैं। जू प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो डायापॉज शो करते हैं। स्मॉल इंसेक्ट जो होते हैं वो डायापॉज शो करते हैं। डायापॉज स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। डेजर्ट लिजार्ड, पेज नंबर 226 एनसीईआरटी। डेजर्ट लिजार्ड लैक फिजियोलॉजिकल एबिलिटी। उसके पास कोई फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ही नहीं है जिससे वो क्या कर सके? एडवर्स कंडीशन को सरवाइव कर सके। तो हमने बोला उसको भी तो सरवाइव करना है। अपने पास 3 चीजें थी, एक तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, एक तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। जिसके पास मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं था उसने फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में सोचा, जिसके पास फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं था उसने बिहेवियरल एडेप्टेशन के बारे में सोचा। और ये डेजर्ट लिजार्ड बिहेवियरल एडेप्टेशन के बारे में ही सोचता है। जब बाहर का टेम्परेचर, इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, इसके पास थर्मो रेगुलेशन की कोई एबिलिटी नहीं है, मतलब इसके पास कोई फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है। तो ये क्या करता है? ये जब टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा होता है तो क्या करता है? टेम्परेचर जब बाहर का ज़्यादा है तो ये क्या करेगा? ये बड़े बड़े छेद बनाएगा और उसके अंदर घुस जाएगा। मतलब ये बरो, जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये बरो करेगा, ठीक है, और उसके अंदर हाइड करेगा, बरो करेगा और उसके अंदर हाइड करेगा। और जब बाहर का टेम्परेचर कम है, तो वो क्या करेगा? अपना बॉडी का टेम्परेचर, सॉरी हमने बोला बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या करेगा? बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए, जो हमने बोला टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर कम, वो बॉडी का टेम्परेचर है। और जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? उसको कम करने के लिए बरो करेगा।
और उसमें हाइड करेगा। लेकिन जब बॉडी का टेम्परेचर कम है तो वो क्या करेगा, सन बास्क, धूप सेक लेगा, सन बास्क करेगा। जब बॉडी का टेम्परेचर कम है तब जाके धूप सेक लेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जो डेजर्ट लिजार्ड होता है वो बिहेवियरल मीन से, बिहेवियरल एबिलिटी की मदद से, बिहेवियरल एडेप्टेशन की मदद से अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है और कर पाता है। नेक्स्ट है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को एनसीईआरटी कहती है, इसको पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, ये किसका डेफिनेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी का। और पॉपुलेशन डेंसिटी इज मेजर्ड, population density is measured in terms of, it is measured in terms of, पहला है नंबर, पहला है नंबर। लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है कि हर बार आप नंबर से पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एनसीईआरटी ने बोला एक बनियान का ट्री है और पार्थिनियम मतलब कैरोट ग्रास जो है वो ग्रासेस हैं। ओके, हमने बोला एक बनियान ट्री और एक ग्रासेस में आप नंबर से पॉपुलेशन डेंसिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों के बीच में जो ट्री का नंबर है वो तो सिंगल है, लेकिन जो पार्थिनियम है वो तो बहुत सारे हैं। इसका मतलब आप ये मत बोलना कि हमारे पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो ट्री की ज़्यादा होगी ना, ट्री की मतलब पार्थिनियम की ज्यादा होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी पार्थिनियम की यहाँ पे कम होगी। यहाँ पे अपने पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर से नहीं मेजर करना है, यहाँ पे हमें पॉपुलेशन डेंसिटी बायोमास से मेजर करना है। और टी का जो बायोमास होगा और परसेंटेज जो कवर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्रास। तो हम ट्री और ग्रास के केस में अपने पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको बायोमास से मेजर करेंगे। वो किससे मेजर करेंगे, बायोमास से। तो दूसरा मेथड है जिससे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। बायोमास को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कवर भी कहते हैं, परसेंटेज कवर भी कहते हैं बायोमास को। तो ट्री और ग्रास के केस में हम बायोमास के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को। और इसके बाद एनसीईआरटी ने हमको एक क्वेश्चन दिया है कि इन अ पेट्री डिस्क, ओके, यू हैव अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर, you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri disk with petri disk, what is the best measure to report its density? आप इसमें डेंसिटी को कैसे रिपोर्ट करोगे, बायोमास से करोगे कि नंबर से करोगे? तो नंबर से तो आप गिन सकते नहीं बैक्टीरिया को कितने हैं कैसे हैं। तो हम यहाँ पे बायोमास, उस पेट्री डिस्क का वेट से हम ये मेजर करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी तेजी से ग्रो हो रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी को पेट्री डिस्क में बैक्टीरिया के जब कल्चर करते हैं तो हम बायोमास से या फिर परसेंटेज कवर से, बायोमास से या फिर परसेंटेज कवर से मेजर करते हैं। बायोमास और परसेंटेज कवर की हेल्प से हम क्या करते हैं, पेट्री डिस्क में जब हम बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं वहां मेजर करते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दो तरह के ग्रोथ मॉडल दिए गए हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और एक तो लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है वो कब होगा, जब रिसोर्स क्या हो, अनलिमिटेड। जब रिसोर्स कैसे हैं, अनलिमिटेड हैं, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल देखने को मिलेगा जहां पे जे शेप का देखने को मिलता है। यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, कुछ इस प्रकार का। किस प्रकार का, इस प्रकार का ग्राफ बनता है, एक जे शेप का देखने को मिलेगा, जे शेप का। इसमें सबसे पहले जो फेस होगा वो होगा लैग फेस। ये टाइम और पॉपुलेशन के बीच में जो ग्राफ बनाया, टाइम और पॉपुलेशन के बीच में जो ग्राफ बनाया वो ऐसा दिखेगा जे शेप, किसमें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में। तो पहला तो मिलेगा एक लैग फेस, फिर देखने को मिलेगा एक लॉग फेस, और फिर जाके जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो रिसोर्स की कमी की वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगी। हमने बोला इसको क्रैश फेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्रैश फेस। क्रैश फेस में क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। क्रैश फेस में क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, क्योंकि जब हमारे पास जो रिसोर्सेज थे अब वो कम होने लगेंगे। लॉगिस्टिक ग्रोथ, लॉगिस्टिक ग्रोथ कब होगा, कब देखने को मिलेगा, ये तब देखने को मिलेगा जब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो, मैंने बोला सर जब रिसोर्स क्या हो, लिमिटेड हो। जो भी जनरली जो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी कोई ग्रो करता है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सो लॉजिस्टिक ग्रोथ कब, इसको हम सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं, सिग्मॉइड या फिर एस शेप ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं।
ओके तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है, यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एस शेप्ड होता है। कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा एस के जैसा। सबसे पहले तो हमने बोला टाइम और पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन के बीच में जो कर्व बनाया वो कुछ ऐसा था। ओके तो यहाँ पे सबसे जो इनिशियल फेज था वो लैग फेज था, उसके बाद लॉग फेज, और लैग और लॉग के बीच में यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज देखने को मिलता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज देखने को मिलता है। ओके है ना। और लॉग और लैग मैंने लॉग के बाद क्या होगा, लॉग के बाद जब पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए तो हम इसको एसिम्पटॉट फेज बोलेंगे, एसिम्पटॉट फेज बोलेंगे। इसी को हम जीरो ग्रोथ कर्व फेज भी बोलते हैं और इसी को हम स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं। तो लॉग फेज और एसिम्पटॉट फेज के बीच में अपने पास एक नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज आता है जिसे डी एक्सेलरेशन फेज भी बोलते हैं। डी एक्सेलरेशन फेज और नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज किसके किसके बीच में, लॉग और एसिम्पटॉट के बीच में। ठीक है, अपने पास यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होता है डी एन बाई डी टी, इट इज गिवन बाय आर एन इंटू के माइनस एन बाई के। और यहाँ पे जो के माइनस एन बाई के है, ये टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको हम इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। बिसाइड एक्टिंग एज, तो एनसीईआरटी ने प्रेडेटर के लिए एक लाइन लिखी है, बिसाइड एक्टिंग एज अ कॉन्डुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। मतलब जो प्रेडेटर है वो कैसा काम कर रहा है, कॉन्डुइट जैसा। कॉन्डुइट का मतलब होता है पाइपलाइन, चैनल, मीडियम। तो इसको ऐसे समझते हैं, अपने पास क्या है, सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अपने अर्थ में सन से एनर्जी आ रही है। एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। जब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज द सन, तो सन से सारी एनर्जी अर्थ में आ रही है। तो हमने बोला एक ट्रॉफिक लेवल ले लेते हैं। तो सन से एनर्जी कहाँ आ रही है, अर्थ में आ रही है। तो सबसे पहले इसको कौन यूज कर रहा है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में हमने एग्जाम्पल ले लिया ग्रास यूज कर रहे हैं, सपोज ग्रास यूज कर रहे हैं। अब इन ग्रास से जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, सपोज ग्रास पे कौन फिट कर रहा है, रैबिट। ग्रास पे कौन फिट कर रहा है, रैबिट। और रैबिट पे कौन फिट कर रहा है, उल्फ। और उल्फ पे कौन फिट कर रहा है, लायन। तो एक ग्रास पे हमने बोला एक फूड चेन ले लिया हमने, ठीक है। तो अपने पास क्या हुआ, ग्रास ने खाना बनाया। अब जब ग्रास का प्रिडेशन किसने किया, रैबिट ने। जब ग्रास का प्रिडेशन किसने किया, रैबिट ने। जब ग्रास का प्रिडेशन रैबिट ने किया, जब ग्रास का प्रिडेशन रैबिट ने किया, तो उसकी जो एनर्जी थी ग्रास से वो किसके अंदर ट्रांसफर हो गई, रैबिट के अंदर। तो ये कहाँ पे क्या ट्रांसफर हुआ, एनर्जी का भी ट्रांसफर हुआ। और जब रैबिट को फिट किया वुल्फ ने, जब रैबिट को फिट किया वुल्फ ने, मतलब रैबिट का प्रिडेशन जब किसने किया, वुल्फ ने, तो क्या हुआ, एनर्जी जो थी रैबिट में वुल्फ में ट्रांसफर हो गई। जब वुल्फ का प्रिडेशन किसने किया, लायन ने, तो वुल्फ में जो एनर्जी थी वो किस में ट्रांसफर हो गई, लायन में। और जब वुल्फ की एनर्जी ट्रांसफर हो गई लायन में, तो जरा आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिडेशन की वजह से ही तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब प्रिडेटर जो है वो कैसा है, वो कंडुइट का काम कर रहा है, एक पाइपलाइन का काम कर रहा है, एक चैनल का काम कर रहा है अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। किस चीज के लिए, एनर्जी के ट्रांसफर के लिए। प्रिडेटर जो होते हैं दे आर प्रूडेंट, एनसीईआरटी बोलती है दे आर प्रूडेंट। ये प्रूडेंट क्यों है, बिकॉज the predator are too efficient and they never overexploit its prey। प्रूडेंट का मतलब होता है चालाक, क्लेवर है, बुद्धिमान है। ऐसे क्यों, ऐसा इसलिए बोला एनसीईआरटी ने क्योंकि ये कभी भी अपने प्रे को ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। इसके लिए चलो एक फूड चेन बनाते हैं। फिर से रैबिट की बात, रैबिट को कौन खाएगा, ओके। सबसे पहले तो ग्रास, सबसे पहले तो कौन खाएगा, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को खाएगा रैबिट। ग्रास को कौन खाएगा, रैबिट। और रैबिट को कौन खाएगा, वुल्फ। और वुल्फ को कौन खाएगा, लायन। तो जो रैबिट होगा वो कभी भी ग्रास को ज़्यादा नहीं खाएगा। अगर वो जानता है कि मैंने ग्रास को ज़्यादा खा लिया तो जो ग्रास होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ग्रास ख़त्म हो गया तो मेरा खाना ही ख़त्म हो गया, तो जल्दी मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा। तो इसीलिए तो रैबिट आर क्लेवर, दे आर चालाक, ओके। प्रेडेटर आर क्लेवर, दे आर चालाक, दे नेवर ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, है ना। क्योंकि एक एक्सप्लॉइट होने के साथ, उसका फूड खत्म होने के साथ वो खुद भी खत्म हो जाएगा।
बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जो होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? दे आर बेस्ड ऑन प्रिडेशन। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होते हैं पेज नंबर 233 में दिया हुआ है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जो होते हैं वो प्रिडेशन पे बेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने पास एक, फिर से चलो समझ लेते हैं इसको। हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड मतलब एक स्पीसीज की मदद से, एक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करके अगर हम दूसरी स्पीसीज को कंट्रोल कर रहे हैं, एक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करके, एक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करके अगर हम दूसरे स्पीसीज को कंट्रोल कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे। हमने बोला, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक हमारे पास एक फील्ड है, एक अपने पास एक फील्ड है। इस फील्ड में मैंने अपने पास खेत है। इस खेत में स्मॉल बर्ड्स का पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है और जिसकी वजह से इस फील्ड की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है। इस फील्ड की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। तो इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या फिर मेंटेन रखने के लिए हमने क्या किया? अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं हॉक को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये हॉक जो होगा ये प्रिडेशन करेगा स्मॉल बर्ड्स का। ये क्या करेगा? प्रिडेशन करेगा स्मॉल बर्ड्स का, और जिसकी मदद से जो स्मॉल बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी और इसकी जो प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी वो मेंटेन हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वन स्पीसीज से जो दूसरे स्पीसीज को कंट्रोल करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे। इसका एक और भी बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास एनसीईआरटी ने भी लिखा है, लेकिन कहीं और लिखा है कि अगर हमने बोला मस्कीटो, ओके, मैंने बोला मस्कीटो के लार्वा को कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मस्कीटो के लार्वा कंट्रोल करने के लिए हम गैम्बूसिया फिश का इस्तेमाल करते हैं। और ये गम्बुशिया जो फिश है वो क्या करती है? मस्कीटो लार्वे पे प्रिडेशन करती है, और इस पे जब प्रिडेशन करेगी तो जो मस्कीटो की लार्वा है उसको कंट्रोल करने में गम्बुशिया फिश का इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंने बोला एक स्पीसीज के इंट्रोडक्शन से अगर दूसरे स्पीसीज को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो इसी को तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहते हैं। और ये हमने बोला कि अगर खेत है वहां पे चूहे ज्यादा हैं, ओके, तो पेस्ट कंट्रोल में भी किसका? बायोलॉजिकल कंट्रोल का इस्तेमाल होता है। तो अब बात करते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो गॉस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड व्हेन, देखो जब रिसोर्स क्या है? लिमिटेड। व्हेन रिसोर्स इज लिमिटेड तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीसीज। तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज जो होगा वो अदर स्पीसीज को, मतलब इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो ये अपने पास इसको ऐसे समझते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम से नहीं, हमने बड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमारे पास क्या होता है? एक सुपीरियर स्पीसीज होती है, एक इंफीरियर स्पीसीज होती है। तो जो सुपीरियर स्पीसीज होती है वो इंफीरियर स्पीसीज को या तो रिमूव कर दे या एक्सटिंक्ट कर दे। दो केसेस हैं, एनसीईआरटी ने दोनों के एग्जाम्पल दिए हैं। सुपीरियर स्पीसीज जो होता है वो रिमूव कर सकता है इंफीरियर स्पीसीज को या फिर एक्सटिंक्ट कर सकता है इंफीरियर स्पीसीज को। तो एक्सटिंक्शन के जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है वो गैलापागोस टॉर्टोइस का या फिर जिसको मैंने बोला एबिंगडन टॉर्टोइस बोलते हैं, गैलापागोस आइलैंड में पाए जाते हैं। एबिंगडन टॉर्टोइस कहाँ पाए जाते हैं? एबिंगडन टॉर्टोइस आर फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड। एबिंगडन टॉर्टोइस जो कि कहाँ पाए जाते हैं? एबिंगडन टॉर्टोइस जो कि गैलापागोस आइलैंड में पाए जाते हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हो गए कब? जब गोट को इंट्रोड्यूस किया गैलापागोस आइलैंड में तब, क्योंकि जो गोट्स थे वो क्या थे? सुपीरियर थे, क्योंकि उनकी ग्रेजिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी, और जो एबिंगडन टॉर्टोइस थे वो इंफीरियर थे क्योंकि उनकी ग्रेजिंग एफिशिएंसी कम थी। तो एक्सटिंक्शन का एग्जांपल एनसीईआरटी ने एबिंगडन टॉर्टोइस दिया है, और रिमूवल का एग्जांपल दिया है बेलेनस का एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने रिमूवल में। तो कोनेल ने किया था कोनेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में, जब हमने बोला बड़े से सुपीरियर, बड़ा सुपीरियर, ठीक है, बड़े से बड़ा, बड़े से सुपीरियर, 20 से 20 मिलाएंगे आंसर पाएंगे। तो बड़ा जो है सुपीरियर जो है बेलेनस है, उसने क्या किया? उसने रिमूव कर दिया किसको? कैथामिलस को।
गॉस के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक सही स्टेटमेंट ये है कि पहले वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल था, ये वो इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resource cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। मतलब जो competitively inferior one है वो आखिर में क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, लापता हो जाएंगे देखते देखते। ओके, हमने बोला ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। किसने दिया था? गॉस ने दिया था। लेकिन ये कभी तब ये इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट है कि कब काम करता है, जब रिसोर्स क्या हो, लिमिटिंग हो। गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वर्क्स ओनली व्हेन द रिसोर्स आर लिमिटेड। मैनी पैरासाइट हैव इवॉल्व्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक, means they can parasite only on a single species of host in such a way that both the host and the parasite tend to co-evolve। दोनों क्या करेंगे? co-evolve करेंगे। मतलब हमारे पास अगर पैरासाइट है, जैसे प्लाज्मोडियम की बात की हमने, तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो अपना लाइफ साइकिल जो होता है वो किसमें कंप्लीट करता है। मैंने बोला एनोफिलिस के अंदर और ह्यूमंस के अंदर, ठीक है ना। तो जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन के बिना नहीं मिलेगा, और ह्यूमन जो है मतलब प्लाज्मोडियम जो है अगर ह्यूमन नहीं रहा तो प्लाज्मोडियम भी नहीं रहेगा, और अगर हिनोफिलस ना रहा तो प्लाज्मोडियम भी नहीं रहेगा। मतलब ये क्या होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। और एनसीईआरटी ने जो ये बोला है कि दे टेंड टू को-इवॉल्व, ये किसके लिए बोला है? दे टेंड टू को-इवॉल्व ये किसके लिए बोला है? ये बोला है इन्होंने एंडोपैरासाइट के लिए। एंडोपैरासाइट जो होते हैं जो कि हार्श कंडीशन में और एक्सट्रीम कंडीशन में होस्ट की बॉडी के अंदर में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो देखो सपोज एग्जांपल के तौर पे ऐसे पैरासाइट जो कि ह्यूमन के स्टमक में रहते हैं, तो उनको HCl से बचने का तरीका आना चाहिए। तो दे टेंड टू को-इवॉल्व एंड दे हैव क्यूटिकल। उनके पास क्या पाता है? क्यूटिकल की थिक स्किन होती है, और उनके पास अननेसेसरी सेंस ऑर्गन क्या करते हैं देखो, और उनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, वो लॉस करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लॉस करते हैं क्योंकि वो जहां पे प्रेजेंट है वहां पे अनडाइजेस्टेड फूड तो पहले ही मिल रहा है, तो दे लॉस द अनडाइजेस्टेड और दे लॉस द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और दे लॉस अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। ये अननेसेसरी सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? लॉस करते हैं, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। तो इन्होंने क्या किया? पहला तो क्यूटिकल की थिक लेयरिंग थी इनके पास। किसके पास? मैंने बोला एंडोपैरासाइट के जो अडेप्टेशंस थे वो रहने के एंडोपैरासाइट के होस्ट बॉडी में उसकी बात कर रहे हैं। उनके पास क्यूटिकल हो सकता है, उनके पास क्यूटिकल होता है, और उन्होंने अटैचमेंट के लिए हुक्स एंड सकर डेवलप कर लिए। उन्होंने अटैचमेंट के लिए हुक्स एंड सकर डेवलप कर लिए। अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को उन्होंने निकाल दिया, अननेसेसरी, और मैंने बोला अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को निकाल दिया, और दे लॉस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लॉस कर दिया। और क्या किया? दे लॉस अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को भी इन्होंने क्या किया? लॉस कर दिया। क्यों भाई? दे इवॉल्व किए। कैसे किए? इन्होंने ऐसा काम किया, क्यूटिकल का फॉर्मेशन, हुक एंड सकर का फॉर्मेशन, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन कैसे किया? को-इवॉल्व करके। हमने बोला को-इवॉल्व मतलब जो हमने पास जो ह्यूमन जो होस्ट है, जैसे जैसे उसने नए तरीके बनाए बचने के लिए पैरासाइट से, उसी प्रकार पैरासाइट ने भी नए तरीके बनाए होस्ट में रहने के लिए। तो इसीलिए मैंने बोला कि एनसीईआरटी ने बोला है कि एंडोपैरासाइट टेंड टू को-इवॉल्व। Orchids show a bewildering diversity of floral pattern। bewildering का मतलब होता है astonishing, amazing। मतलब जो ऑर्किड जो होते हैं वो इतने डिफरेंट प्रकार के फ्लावर और डिफरेंट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला दे शो एस्टोनिशिंग और अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न।
तो यहाँ पे कहानी कैसी है, यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास ऑफरस के एक पेटल, यहाँ पे एक मेल बम्बल भी होता है, मेल बम्बल भी होता है, उस मेंबल भी, और अपने पास जो ऑफरस है वो अपने पास एक पेटल को फीमेल बम्बल बी के जैसा, फीमेल बम्बल बी के जैसा, फीमेल बम्बल बी के जैसा कलर में, शेप में और मार्किंग में, कलर में, शेप में और मार्किंग में फीमेल बम्बल बी के जैसी कर लेता है ऑफरस। तो हमने बोला फीमेल बम्बल बी के जैसा कर लेने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, मिमिक्री कहलाएगा, ये मिमिक्री कहलाएगा। और मिमिक्री कौन शो करेगा, ऑफरस, मिमिक्री कौन शो करेगा, ऑफरस, ठीक है, मिमिक्री कौन शो करेगा, ऑफरस। तो जो मेल बम्बल बी होता है वो इस ऑफरस को एज अ फीमेल बम्बल बी समझ के इसके साथ क्या करता है, सूडो कॉपुलेशन करता है। ये सूडो कॉपुलेशन करेगा, सूडो कॉपुलेशन करेगा, और इस सूडो कॉपुलेशन के दौरान, कटुमेथुन के दौरान इसके जो पॉलन है, इसके जो पॉलन है, ऑफरस के जो पॉलन है वो कहाँ पे डस्टेड हो गए, इस मेल बम्बल बी के ऊपर डस्ट हो गए। और जब यही मेल बम्बल बी किसी दूसरे ऑफरस के साथ जाके सूडो कॉपुलेशन करेगा तो उस पर जो पॉलन अभी पहले में डस्ट हुए थे वो वहां जाके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये किसमें हेल्प कर रहा है, ये जो मैकेनिज्म बनाई थी ये इंश्योर करने के लिए बनाई थी कि पॉलिनेशन अच्छे से हो, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे तो ऑफरस का फायदा हो गया, लेकिन मेल बम्बल बी को क्या मिला, धोखा मिला। उसको क्या मिला, धोखा, सेक्सुअल धोखा। मैंने एनसीईआरटी ने बोला है सेक्सुअल डिसीट, क्या बोला, सेक्सुअल डिसीट। तो सेक्सुअल डिसीट किसका हुआ, मेल बम्बल बी का। और मिमिक्री किसने शो किया, ऑफरस ने।